की बात हुई है। और मैंने सबसे पहले तो फैकल्टी मेंबर्स को कहा कि आप अपना फ़ोन छोड़ दीजिए। 3 घंटे जब आप फ़ोन से विच्छेद रहेंगे, अलग रहेंगे और आप पूरा ध्यान बच्चों पर लगाएँगे, तो शायद नकल में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, नकल नहीं कर पाएँगे बच्चे। क्योंकि और ये एक ह्यूमन नेचर भी है, अगर हमें किसी चीज़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए, जिससे आज हम मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। हर मिनट में हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया है, किसी का फ़ोन तो नहीं आया है। तो इस तरह से पहले मैंने फैकल्टी मेंबर्स को कहा, जिन्होंने मेरी बात को माना है, बहुत मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी, मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और बच्चों को भी हमने कहा, बच्चे फ़ोन नहीं लेकर आए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, गुरु तो हमारा, जैसे मैं कहूँगी, गुरु तो भगवान से बड़ा होता है, ये ऐसा कहा भी गया है और ऐसा मैं मानती भी हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल टीचर से लेके कॉलेज टीचर्स के सभी संपर्क में अभी भी रहती हूँ, मैं उनको विश करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। तो मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कीजिए, और वो कैसे होगा, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम से नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम हम पढ़कर भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, और उस पाठ्यक्रम से हमने सीखा क्या है। तो इस तरह से ये बच्चे एक समाज में एक ऐसा मूल्य लेकर जाएँ और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सीख दे पाएँ। शायद मैं आपसे बात करूँ तो मैं एक अपनी पुरानी पीढ़ी से सीख लेकर आई हूँ, जो मेरे संस्कार आज यहाँ पर मुझे ये बोलने पर विवश कर रहे हैं कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हमारा कोई अच्छा काम नहीं होगा। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। आज हम एक ऐसे सरकारी कॉलेज में मौजूद हैं जो अब गुरुग्राम के लोगों के लिए एक मिसाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं अब जो कॉलेज है वो आगे बढ़ रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पे ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है पुष्पा अंटिल जी, जो इस डीजीसी कॉलेज की प्रिंसिपल है। साथ ही जिस तरीके से वो कॉलेज के लिए काम कर रही हैं, कॉलेज में सुधार ला रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद पे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बात को बेबाकी से समाज तक पहुँचाएँगे। और मैं धन्यवाद भी दूँगी आपको कि आपने इस तरह का चुनाव किया यहाँ पर आकर मुझसे बात करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाविद्यालय में। मैम, सबसे पहले सवाल तो ये रहेगा कि यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज पे जो है बच्चों को अब पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। जिस तरीके से वो किताबी जो कीड़ा बन चुके थे, अब उनको लोगों के बारे में भी समझाया जाएगा। तो उस पर आप किस तरीके से काम करेंगी और क्या आपकी राय है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी गोविंद जी कि जो नई शिक्षा नीति है, वो हमारी ह्यूमन वैल्यू पे डिपेंड करती है, और भारतीय मूल्यों पर को मैं बहुत महत्व देती हूँ। क्योंकि मैं स्वयं गाँव से पढ़ी लिखी हूँ, और जो संस्कार, जो हमने संस्कृति देखी है, उसी में मैं वापस लौटना चाहती हूँ। वैज्ञानिक तरीके से चाहे हम कितना ऊपर और चले जाएँ, जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छे मानव नहीं हैं, तो हमारी कोई भी जो हमारी उपलब्धि है, वो कामयाब नहीं हो सकती। मैम, करीबन कॉलेज में आए अभी आपको 2 महीने हुए हैं और कॉलेज की छवि में अभी से सुधार देखने को मिला है। अब हम भी कॉलेज आए, पहले भी कॉलेज कई बार आए हैं, पर अब जब कॉलेज आए तो देखा कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है कॉलेज में। बच्चों का बिहेवियर, जो सौंदर्यकरण है वो भी, उसमें भी बदलाव था। तो किस तरीके से आप इस काम को मैनेज कर रहे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है इसको मेंटेन करने की? इस बारे में मैं कहना चाहूँगी, शायद मैंने एक सपना देखा था कि जब मैं महाविद्यालय की प्रिंसिपल बनूँगी, तो मैं क्या-क्या काम करूँगी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हरियाणा के सबसे बड़े महाविद्यालय का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है एज़ प्रिंसिपल। और ये महाविद्यालय, पहले 3 साल मेरे पति भी यहाँ रहे हैं, बीच में घनश्याम दास जी आए। तो लेकिन इस महाविद्यालय के बारे में कहना चाहूँगी कि वैसे तो ये शहर का भी सबसे पुराना महाविद्यालय है, 75 साल हो जाएँगे इस महाविद्यालय को इस साल। और हम पे जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, तो ये पूरा वर्ष हम इसका महोत्सव मनाने वाले हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, जो मैंने पहले से स्टाफ मेंबर्स को कह दिया है, जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ भी हम करने जा रहे हैं। इस महाविद्यालय के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अनुशासन की जो समस्याएँ थी, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया है। आई कार्ड बहुत ज़रूरी कर दिया है, बैग लेकर ही बच्चे यहाँ पर प्रवेश पा सकेंगे, ऐसा हमने कर दिया है। मैम, आप बता रहे हैं 75 साल इस कॉलेज को होने वाले हैं, तो 75 साल में कई जो है देश के भविष्य जो है यहीं के बच्चों ने निर्धारित किया होगा, कई ऐसे काम किए होंगे। तो उसको लेकर कहीं न कहीं कुछ नए कोर्सेज़ अब आए हैं ताकि बच्चे जो है नए तरीके से सीख सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और कोर्सेज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ कोर्सेज़ आए हैं? हमने अभी जो है वो हरियाणा उत्तर विभाग से 5 कोर्सेज़ 8 कोर्सेज़ माँगे थे, 5 हमें मिले हैं, जिसमें 3 पीजी कोर्सेज़ हैं और 2 हमारे यूजी कोर्सेज़ हैं। 1951 में ये कॉलेज बना था, जब ये द्रोणाचार्य सनातन धर्म कॉलेज होता था, डीएसडी के नाम से जाना जाता था। और 1980 में ये जो है सरकार ने ले लिया इसको टेकन ओवर में, और डीजीसी बन गया ये कॉलेज। और इस महाविद्यालय से इतने महान जो है हस्तियाँ पढ़ी हैं, जो जल्द ही मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले करने वाली हूँ कि कोर्स हम बनवाएँगे, जो महाविद्यालय की उपलब्धियाँ रही हैं, जहाँ से
खेल के क्षेत्र में या पढ़ाई के क्षेत्र में बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े जो लोग पढ़े हैं यहाँ से, तो उन सबके यहाँ पर मैं नाम मेंशन करवाना चाहूँगी। और यहाँ पर विज़िट भी बहुत अच्छे जो है हमारे बड़े-बड़े लोगों ने किया है। तो इस महाविद्यालय में जो नए कोर्स आ रहे हैं, क्योंकि नई तकनीक से साथ हमें जुड़ना है, तो एमसीए आया है जो बहुत बड़ा कोर्स है, जो मैं मानती हूँ सरकारी कॉलेज में, क्योंकि बाहर प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी। तो ऐसे हमें एमएससी केमिस्ट्री मिला है और एमए ज्योग्राफी मिला है, 2 यूजी कोर्सेज़ मिले हैं। मैं हरियाणा उत्तर विभाग का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय को आपने इतने अच्छे कोर्सेज़ दिए हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि 10th के बाद पहले तो स्ट्रीम चुनना और 12th पास होने के बाद कॉलेज चुनना। तो किस तरीके से बच्चे जो हैं उसमें चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा सरकारी कॉलेज में जाना चाहता है तो कैसे वो उस कॉलेज को चुने और इस कॉलेज को क्यों चुने बच्चे, इसमें ऐसा क्या खास है जो और सरकारी कॉलेज से अच्छा? बाकी कॉलेज के बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूँगी वहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ भी अच्छा है, लेकिन चॉइस बढ़ गई है और एक बहुत अच्छा जैसे कि अब ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 9 जून तक चलेंगे, तो बच्चे के पास चॉइस है और वो एक नहीं कई कॉलेजों में आवेदन कर सकता है। तो पहली चॉइस इस कॉलेज की रही है और हमारे पास 2200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाने वाली है, ऐसा मैं मानती हूँ। इस कॉलेज को चुनने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब ये हरियाणा का जो है वो 22 जिलों में जो 22 मॉडल संस्कृति कॉलेज बनेंगे, तो ये कॉलेज जो है वो चयनित कर लिया गया है, ऐसा हमें डीपीआरओ साहब ने बताया है, तो सरकारी पत्र का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये कॉलेज जो है एक बहुत बड़े नक्शे पर उभर कर आएगा और हर फील्ड में अगर देखें तो हम 5 बार से यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं खेलों में। पीछे यहाँ पर जो है वो खेलोत्सव ये पर मनाया गया और यहाँ पर जो है ये यूथ फेस्टिवल कराया गया जिसमें इन्होंने ट्रॉफी इस कॉलेज ने ट्रॉफी ली है। तो सांस्कृतिक, खेल-कूद, एकेडमिक्स तो हर तरह से ये आगे है, तो मैं चाहूँगी कि शायद सबकी पसंद बने ये कॉलेज और हम और अच्छे बच्चों का चयन कर पाएँ। मैम, जिस तरीके से आपने कॉलेज के बारे में बताया तो इसको लेकर 4-5 साल में कितना एडमिशन्स में जो है अंतर आया है? एडमिशन्स बढ़े हैं या फिर कुछ गिरावट एडमिशन्स में आई? वो जी मैं बताऊँगी आपको कि ये हरियाणा का ऐसा कॉलेज है जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं। आज ऑन रिकॉर्ड पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भारी संख्या इसमें है। और यहाँ पर एक अच्छा है कि यहाँ पर इग्नू का सेंटर भी है। तो इग्नू का आप देखते हैं कि इग्नू का सेंटर बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई रेगुलर बच्चा आता है और जैसे कि कोई और उनके परिवार में कुछ पढ़ना चाहता है और वो उम्र नहीं है या रेगुलर नहीं पढ़ पाता है, तो इग्नू में एडमिशन लेते हैं। खुद मैंने भी जो है 2 एमए इग्नू से की है। एक मैंने अंग्रेजी एमए की और एक सोशियोलॉजी एमए की है मैंने। तो इस तरह से ये एक शहर के बीच में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, जहाँ पर सरकारी बहुत कम पैसे में फीस में जो हम इतनी हायर एजुकेशन गुड़गाँव में आप देखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है। तो इतने कम फीस में अगर आप देखेंगे हमारी इतनी अच्छी लैब्स हैं, जो सरकार की ग्रांट से यहाँ पर बनी हैं। यहाँ पर डिजिटल लाउंज हम बनवाने जा रहे हैं और यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला बनी हुई है। तो हर तरह से ये बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ भी और यहाँ पर स्मार्ट रूम्स हमने बनवा रखे हैं। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, तो पसंद बनना ही चाहिए और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज में आएँ। मैम, अगर कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें तो मिनी स्टेडियम की बात भी कुछ यहाँ पर हो रही है। तो कैसा वो मिनी स्टेडियम होगा और क्या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आगे आप उसको बढ़ावा देंगी और किस तरीके से की कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर वो भी रहेंगी? अगर आप देखना चाहें तो कॉलेज की बैक साइड में जो ओल्ड रेलवे रोड पे खुलता है एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ पर। तो मिनी स्टेडियम हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर बने और जैसे कि आप देखते हैं कि मल्टी फ्लोर यहाँ पर होते हैं, तो हम ऐसा प्रपोजल भी बना रहे हैं कि नीचे हॉल बन जाए, चेंजिंग रूम बन जाए और ऊपर जो है वो स्टेज बन जाए, तो मैक्सिमम यूज़ हम रैंट का कर सकें और यहाँ पर बहुत सारे खेलों को हम लाना चाहेंगे। तो अभी हमने देखा था कि कबड्डी और जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल हर फील्ड में यहाँ के बच्चे आगे हैं, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। तो ऐसे गेम्स को हम ज़्यादा आगे रखेंगे और खो-खो वगैरह मैं तो ये चाहूँगी कि वो बचपन के वो गेम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिला पाएँ, ताकि उनका बचपन लौट आए और वो उसी एक बहुत ही पवित्र आत्मा के साथ यहाँ पर अपने हर तरह के चरित्र का विकास कर सकें। मैम, गुरुग्राम का एक ऐसा कॉलेज है जिसे मॉडल संस्कृति के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है। तो उसका अर्थ क्या है और किस तरीके से उस पर आप काम कर रहे हैं? ये सरकारी पहल है, जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं, तो इसी तर्ज पर सरकार का बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है कि मॉडल संस्कृति कॉलेज भी खोले जाएँ और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, साथ में मुझे लग रहा है कि जब मॉडल की हम बात करते हैं, तो मॉडल मतलब आदर्श कि हमें हर रूप में आदर्श होना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में या नैतिक मूल्यों की हम बात करें, तो हम यहाँ से एक ऐसी जनरेशन भेजें जो पढ़ लिख कर जाए और समाज में एक बेहतर समाज बनाने की ओर कदम रखे। चाहे उनके मानव मूल्यों को बढ़ाने की बात है, उनके अच्छे कामों की बात है या उनके कमाई का लिए। मैं तो चाहती हूँ कि एक हर बच्चा यहाँ से जाए और कुछ कमाने, अपने पैरों पर खड़ा हो और साथ में मानव भी अच्छा बने। चाहे सोच में जिसके ईमान हो और हर काम उसका आसान हो, आदमी हो ना हो, उसको अच्छा इंसान हो, ऐसा मैं मानती हूँ।
जी, बहुत शानदार बात कही मैम आपने। मैम एक सवाल ये रहेगा, जब ये डीएसडी के तौर पर जाना जाता था, तो इस कॉलेज की एक छवि थी, जहाँ गुंडागर्दी के तौर पर लोग आने में कतराते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि एडमिशन्स भी यहाँ पर हो रहे हैं, बच्चे पहुँच रहे हैं, बाहर पीसीआर भी रहती है, और साथ ही जब हमने कॉलेज में एंटर किया, तो आपने कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर लगाई हुई थी। तो अब किस तरीके से आपने छवि में बदलाव किया है और आगे उसको किस तरीके से मेंटेन रखेंगे? ये बहुत ही रेलेवेंट सा सवाल मुझे लगा और मैं यहाँ पर एक ऐसा डेकोरम बनाना चाहती हूँ कि स्व अनुशासन, कि हर बच्चा अनुशासन में रहे। गेट पर तो इंस्ट्रक्शंस है कि आप आए और आपका स्वागत हो, लेकिन आपकी जो है हाजिर दर्ज हो जाए तो एक रजिस्टर मैंने रखा हुआ है कि जो मिल जाए एक बार पता लग जाए कि कौन कौन आया इस तरह से। तो बहुत अच्छा प्रयास ये मेरा है। और दूसरा हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक ऐसे वातावरण में यहाँ पर रहे, जो लड़कियां हैं, क्योंकि को एजुकेशन है तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर देना है कि लड़कियां भी फ्रीली रहें। तो हमने गर्ल्स कॉमन रूम को भी बहुत ऐसे रखा हुआ है कि उनके पास वॉशरूम है, पानी पीने की सुविधा है, फ्रैंकली वो आकर अपनी बात कह सकती हैं। तो बॉयज़ हैं, वो अपनी एनर्जी चैनलाइज़ करें, वो अच्छे कामों में एनर्जी लगाएँ। हमने उनको शिक्षा देनी है कि बेटा पढ़ो और खाली पीरियड तो उसमें खेलो, आप लाइब्रेरी जाओ, बहुत अच्छा यहाँ पर एयर कंडीशन वो पुस्तकालय है, उसका प्रयोग कीजिए। तो यहाँ बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और उसके लिए हम अनुकूल वातावरण देने की पूरी कोशिश करते हैं। और दूसरा मैं कहूँगी कि इस कार्यक्रम को और आगे कैसे बढ़ाएँ, तो मेरा एक विचार है जो मैं जुलाई में जैसे कॉलेज खोलेंगे तो उसको फलीभूत करना चाहूँगी कि मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो बाल सभाएँ होती थी। तो उन बाल सभाओं में हम अच्छी बातें हमारे टीचर्स हमें बताते थे। तो वो संस्कार लेकर ही मैं चलना चाहूँगी कि बच्चों को हम समय-समय पर बताते रहें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को भटकाव से रोकने के लिए समय-समय पर उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। मैम एक सवाल ये रहेगा कि हर कॉलेज, चाहे एग्जाम जब होते हैं तो कॉलेजेस में चाहे स्कूल हो, बच्चे जो है वो चीटिंग जरूर करते हुए पकड़े जाते हैं। तो आपकी कई ऐसी चीजें जो हैं, अखबार जब हम पढ़ते हैं तो आता है कि डीएसडी कॉलेज का जो कैंपस है वो नकल रहित परीक्षा यहाँ पर होगी। तो किस तरीके से उसके लिए काम कर रहे हैं, और क्या सच में ऐसा है कि यहाँ पर कम नकल हो रही है या नकल हो ही नहीं रही है? गुरु जी, ये डाटा तो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा कि बहुत ही कम नकल अब की बार हुई है। और मैंने सबसे पहले तो फैकल्टी मेंबर्स को कहा कि आप अपना फ़ोन छोड़ दीजिए। 3 घंटे जब आप फ़ोन से विच्छेद रहेंगे, अलग रहेंगे और आप पूरा ध्यान बच्चों पर लगाएँगे, तो शायद नकल में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, नकल नहीं कर पाएँगे बच्चे। क्योंकि और ये एक ह्यूमन नेचर भी है, अगर हमें किसी चीज़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए, जिससे आज हम मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। हर मिनट में हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज आया है, किसी का फ़ोन तो नहीं आया है। तो इस तरह से पहले मैंने फैकल्टी मेंबर्स को कहा, जिन्होंने मेरी बात को माना है, बहुत मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगी, मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और बच्चों को भी हमने कहा, बच्चे फ़ोन नहीं लेकर आए। अब की बार मैंने विशेष परमिशन दिलाई कि आप बैग अंदर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल चोरी होते थे। तो वो हमने बहुत अच्छे से, यूनिवर्सिटी की टीम रोज़ आती थी, पूरा दिन यहाँ रहती थी, तो यहाँ पर नकल नहीं हुई है। और जैसा मैंने कहा था कि मैंने सिर्फ़ अखबारों में निकालने के लिए नहीं कहा कि नकल रहित परीक्षा करवाने का दावा मैं करूँगी। तो कोशिश की और हमने इंटरनल एक टीम बनाई जो बच्चों को रूम टू रूम जाकर जो है वो पहले देख लेती थी। अच्छे से हमने उनको बिठाया, समझाया प्यार से और इस तरह से उन्होंने हमारी बात मानी भी है। तो मैं इसके लिए बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम आप गुरु हैं और आपकी सोच से अब हम भी वाकिफ़ हैं, काफ़ी अच्छी सोच आप रखते हैं। तो मैम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या संदेश लोगों को देंगे? क्योंकि बच्चे जो हैं वो गुरु की बात बहुत मानते हैं, और क्या कुछ संदेश उन बच्चों को देंगे जो गलत संगत में हैं और जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या उनको संदेश देंगे और किस तरीके से उनमें सुधार की उम्मीद आप करते हैं? ये बात बिल्कुल सही कही आपने। गुरु तो हमारा, जैसे मैं कहूँगी, गुरु तो भगवान से बड़ा होता है। ये ऐसा कहा भी गया है और ऐसा मैं मानती भी हूँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल टीचर से लेके कॉलेज टीचर्स के सभी संपर्क में अभी भी रहती हूँ। मैं उनको विश करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। तो मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप समाज में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कीजिए। और वो कैसे होगा, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम से नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम हम पढ़कर भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और उस पाठ्यक्रम से हमने सीखा क्या है। तो इस तरह से ये बच्चे एक समाज में एक ऐसा मूल्य लेकर जाएँ और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सीख दे पाएँ। शायद मैं आपसे बात करूँ तो मैं एक अपनी पुरानी पीढ़ी से एक सीख लेकर आई हूँ, जो मेरे संस्कार आज यहाँ पर मुझे ये बोलने पर विवश कर रहे हैं कि जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हमारा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। तो इन बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और इसके बारे में हमारी सरकार एक्टिविटी कराती रहती है, हम एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जन चेतना फैलाते रहते हैं। अभी बहुत ही बड़ी एक रैली जो है वो सीएम साहब ने भी करवाई है। बहुत अच्छा लगा कि समाज में एक मैसेज जाए, क्योंकि जिस नशे में आज बच्चा डूब रहा है, वो नशा उनकी ज़िंदगी को भी खा रहा है और उस परिवार को खत्म कर रहा है। तो मैं तो यहाँ महाविद्यालय में समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम कराकर, शपथ देकर, किस तरह से बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़कर इन सब से दूर रखना चाहूँगी। और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी मैं ये आगाह करूँगी कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर आपकी नज़र में आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। हालाँकि मुझे ये महाविद्यालय इस तरह से अभी तक 2 महीने मुझे हो गए हैं, मैंने ऐसी एक्टिविटी कोई यहाँ पर देखी नहीं है। और आगे हम समाज में यही संदेश देंगे कि वो बाहर जाए तो बच्चे का आदर्श प्रस्तुत करें कि हमें एक आदर्श मानव बनना है, नशे से दूर रहना है।
हम एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से एआई इस समय बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी वैल्यू है और सरकार ने भी गुड़गांव में कई ऐसी लैब्स खोलने के लिए कहा है जब बच्चे सीख सके कि एआई आखिर है क्या। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जा रहा है और ज्ञान दिया जा रहा है। एआई के बारे में मैं थोड़ा-सा भिन्न मत रखती हूँ। मुझे लगता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जो हमारा एक मस्तिष्क भी कमज़ोर हो रहा है। जो एक सोचने की जो एक हमारी शक्ति होती है, कि कल्पना शक्ति होती है मनुष्य के पास। जैसे कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर हमें वही डेटा देगा जो हम फ़ीड करेंगे। तो एआई जैसे कि अब मैं बच्चों को कहूँ बेटा लेटर लिख लाओ, तो लेटर क्या करते हैं फटाफट चैट जीपीटी वगैरह कर लेते हैं और ले आते हैं। तो उनके अपनी जो चिंतन शक्ति है वो कम हो रही है। तो मैं इसका थोड़ा दूसरा पहलू देखती हूँ। जैसे हर चीज़ का होता है पॉज़िटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर इसको हम सोच समझ कर इस्तेमाल करें, कोई भी ऐसी तकनीक जो हमारे मानव के लिए सही है, उसका सकारात्मक जो पहलू है उसको हम ग्रहण करें और जो नकारात्मक है उसको हम छोड़ दें, उसको एक्सेस में ना करें। छोटे से बच्चे को हम ये ना सिखाएँ कि तुम यहीं से ले आओ। ब हमारी जैसे हम मैं बात करूँगी कि मानव के पास इतनी ज़्यादा कल्पना शक्ति है, इतनी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा है, हम किसी भी कंप्यूटर से ज़्यादा सोच सकते हैं, किसी भी पे उससे ज़्यादा विचार रख सकते हैं। तो हमें अपने मस्तिष्क पर भरोसा भरोसा करके और एआई को एक सीमित रूप में ही शायद रखना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। साथ ही आपने जिस तरीके से बताया कि डीजीसी कॉलेज की छवि में जिस तरीके से सुधार आप कर रही हैं और बच्चों को एक अच्छा संदेश दिया, तो हम ये कामना करते हैं कि कॉलेज भी बढ़े और आप भी बच्चों को सिखाते रहें और कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहें। और ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।